एक यंग फेस एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पॉलिटिशियन जिसे आपका फ्यूचर बोला गया, लेकिन आज वही नाम कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो फेस जो यूथ कनेक्ट, क्लीन इमेज और शार्प कम्युनिकेशन के लिए जाने गए। एजुकेशनल बैकग्राउंड से चार्टेड अकाउंटेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक्सपोजर और डायरेक्टली एंट्री हाई लेवल पॉलिटिक्स में। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ी वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ चिपक गई। शुरुआत में राघव चड्ढा को आपका पोस्टर बॉय माना गया। दिल्ली में स्पोक्स पर्सन और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज पे उनकी पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग थी और यहीं से शुरू हुआ उनका एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टाइल। पॉलिटिक्स में सिर्फ ऊपर उठना मुश्किल नहीं होता, सीधा रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जब खबर आई कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो ये सिर्फ एक लीडर का डिसीजन नहीं था, ये एक पूरी पॉलिटिकल स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि ये वही राघव चड्ढा है जो सिस्टम को चैलेंज करने आए थे, लेकिन वही अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। 24 अप्रैल 2026 को बीजेपी ज्वाइन करते वक्त राघव चड्ढा ने ये मेंशन किया कि वो करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि वो करियर छोड़कर देश बनाने के लिए राजनीति में आए थे। तो आखिर राघव के साथ ऐसा क्या हुआ, उन्हें उस शख्स का साथ छोड़ना पड़ा जिसके साथ उन्होंने देश को बेहतर बनाने का मिशन शुरू किया था। अगर आपका एक टॉप यंग फेस बीजेपी में आता है तो इसका मतलब सिर्फ पार्टी स्विच नहीं होता है, ये एक नैरेटिव शिफ्ट है। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्शन डिसाइड करती है। राघव चड्ढा की ये जो कहानी है वो मॉडर्न पॉलिटिकल केस स्टडी है। रैपिड राइज, मैसिव विक्ट्रीज, पब्लिक इश्यूज पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड और फिर कंट्रोवर्सीज और अनसर्टेनिटी। लेकिन इस ट्विस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। राघव चड्ढा की पूरी जर्नी में, जो कि 2015 से 2019 के बीच का उनका फेज है, उसमें राघव चड्ढा ने पॉलिटिक्स में एंट्री की केजरीवाल के थ्रू। जब अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल ने उन्हें अपनी कोर टीम में शामिल किया था, उन्हें अपनी कोर टीम में जगह दी थी। 2015 दिल्ली इलेक्शंस में आपकी हिस्टोरिक जीत हुई, जहां आपने 70 में से 67 सीट्स हासिल की। उसके बाद राघव चड्ढा को फाइनेंस और पॉलिसी रिलेटेड काम दिया गया। ये वो फेज था जहां उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाया। बैकरूम स्ट्रेटेजिस्ट से टीवी डिबेट्स तक राघव चड्ढा ने हर रोल बखूबी प्ले किया। अब चलते हैं 2020 में आपके दिल्ली विक्ट्री वाले फेज की तरफ। 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। इस इलेक्शन में आपने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, जहां उन्हें 62 सीट्स मिली। यहाँ राघव चड्ढा का रोल सिर्फ कैंडिडेट का नहीं था, वो इस वक्त स्टार कैंपेनर थे। स्ट्रैटेजी और मैसेजिंग भी एक्टिवली ग्राउंड पर वही देख रहे थे। टीवी पे पार्टी के लिए नैरेटिव बनाना, राघव दोनों गेम को बखूबी खेल रहे थे और इस जीत के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन चुना गया, उन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया। फिर आता है राघव का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज, जहां उन्होंने आपकी पंजाब स्ट्रेटेजी और बिग विन कराई। 2022 पंजाब इलेक्शन में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पंजाब इलेक्शन का को इंचार्ज बनाया था और इसका रिजल्ट जो था कि आपको हिस्टोरिक जीत पंजाब में मिली। 92 सीट्स पार्टी ने जीती। ये राघव चड्ढा के करियर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट माना गया था। इसके बाद ये दिल्ली का स्ट्रैटेजिस्ट पंजाब का गेम चेंजर बन चुका था। राघव चड्ढा के इसी मूव के बाद पॉलिटिकली उनका जो कैनवस था इतना बड़ा हो चुका था कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें मार्च 2022 में पंजाब से राज्यसभा एमपी बनाया। ये राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा जंप था। वो यंगेस्ट एमपीज में से एक बन गए। स्ट्रीट पॉलिटिक्स से सीधा पार्लियामेंट, स्पीड भी थी और स्पॉटलाइट भी। 2022 से 2023 के बीच राघव चड्ढा ने अपनी इमेज बनाई कि वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के इमेज के तौर पर सामने आने लगे पार्लियामेंट में राघव चड्ढा का जो फोकस था वो सीधा जनता के मुद्दे उठाने का था। कभी वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाते थे, कभी सब्जी और फलों की बढ़ते प्राइसेस का मुद्दा उठाते थे। किसानों के लिए कॉटन और शुगर केन के बेटर प्राइसेस की मांग भी उनके एजेंडा में थी।
उन्होंने पुलिस मॉडर्नाइजेशन, हेल्थ मिशन, रूरल डेवलपमेंट और वर्कर्स की स्कीम जैसे कई मुद्दे उठाए। एयरपोर्ट्स के पास ड्रोन से सेफ्टी रिस्क हो या जजेस के रिटायरमेंट की एज का मुद्दा हो, राघव चड्ढा ने हर बार पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मुद्दे थे वो पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट में उठाए। उनका स्टाइल सिंपल था, जो आम आदमी को चुभता है वही पार्लियामेंट में उठता है। डिलीवरी राइडर्स के इश्यूज, उन्होंने गिग वर्कर्स के राइट्स और उनकी वर्किंग कंडीशंस की बात भी पार्लियामेंट में उठाई। डिलीवरी बॉय सिर्फ ऐप का पार्ट नहीं, सिस्टम की बैकबोन होते हैं। ये आवाज डिलीवरी बॉयज को देने वाले राघव चड्ढा ही हैं। एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, एयरपोर्ट पर महंगा खाना, महंगी कॉफी, महंगा पानी, महंगे समोसे, महंगे सैंडविचेस, इस सब का मुद्दा उठाने वाले भी राघव चड्ढा ही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई कि एयरपोर्ट जैसी जगहों पर कैसे आम आदमी को लूटा जाता है एक्सपेंसिव वाटर और फूड के जरिए। उन्होंने ओवरप्राइस वाटर बॉटल्स का इशू उठाया, ट्रैवलर्स के लिए अनफेयर, जो कि ट्रैवल के दौरान अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर बॉटल के हाई प्राइसेस का मुद्दा उन्होंने उठाया। और फूड अडल्ट्रेशन का मुद्दा भी वो पार्लियामेंट में उठा चुके हैं कि कैसे आपकी सब्जियों में, आपके फलों में, आपके पनीर में, इन सब में कैसे मिलावट की जाती है, सब का मुद्दा भी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। 2022 से 2023 तक उनकी जो आइडेंटिटी थी वो सिर्फ पार्टी लीडर की नहीं बल्कि आम जनता का इशू उठाने वाले सांसद की बन चुकी थी। 2023 में राघव चड्ढा के इस बढ़ते हुए कद को झटका लगा। उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर एलिगेशन लगा कि उन्होंने एमपीज के नाम बिना कंसेंट लिए कमेटी में डाल दिए। इस वजह से उन्हें सस्पेंशन फेस करना पड़ा। आपने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोला तो वहीं ऑपोजिशन ने इसे रूल वायलेशन कहा। 2024 से 2026 के बीच राघव चड्ढा की विजिबिलिटी कम हुई और स्पेकुलेशन बढ़ने लगा कि क्या उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, क्या पार्टी में इंटरनल पावर शिफ्ट हो रहा है, जिस पर राघव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद खुद वीडियो पोस्ट कर अपनी बात रखी है। लेकिन जिस जौहरी ने इस हीरे की पहचान की थी, वही जौहरी इस हीरे से इनसिक्योर कैसे हो गया, वो बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच दूरी का सबसे साफ पब्लिक मैसेज 2024 और 2026 में ही देखने को मिला। इस दौरान राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से अलग कटते हुए नजर आए। 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राघव का पब्लिक रिएक्शन म्यूटेड रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी एब्सेंस का एक रीजन लंदन मेडिकल विजिट बताया गया, लेकिन पार्टी के भीतर इसे डिस्टेंस की तरह देखा गया। मतलब जहां पार्टी को उनकी आवाज की जरूरत थी, राघव चड्ढा की आवाज चाहिए थी पार्टी को, वहां मिला क्या? साइलेंस। और पॉलिटिक्स में साइलेंस कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। और बाद में पार्टी ने उनकी राज्यसभा में पोजीशन बदल दी। इसी बात के बाद जो लीडर कल तक केजरीवाल की इनर सर्कल का हिस्सा था, जिस राघव चड्ढा को इन्वॉल्व करके पार्टी के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, अब पार्टी उसी राघव चड्ढा के इस बड़े हुए कद से, उनकी इस इमेज से, उनके पार्लियामेंट में मुखर होकर मुद्दे उठाने वाले रवैये से, केजरीवाल के मुद्दे पर चुप रहने से मुंह फुला चुकी थी। और यही से राघव चड्ढा की आप में कहानी पलट चुकी थी। यह सिग्नल था कि पार्टी लीडरशिप उन्हें इनर सर्कल से धीरे धीरे बाहर धकेल रही है। 2026 में राघव चड्ढा ने खुद कह दिया कि वो पार्टी के रॉन्ग डूइंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और इसी वजह से डिस्टेंस बनाया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका लाइन साइट हुआ। उन्हें पब्लिक वर्क और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ना था। आप में चड्ढा को साइडलाइन करने का सबसे बड़ा रीजन उनकी इंडिपेंडेंट इमेज और इंक्रीजिंग पॉलिटिकल हेफ्ट को माना जा रहा है। एक ऐसे लीडर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है जो मीडिया में स्ट्रॉन्ग हो, पॉलिटिकली स्टेट पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर हो और अपनी आइडेंटिटी बना चुका। पॉलिटिकल सर्कल में ऐसे केसेस में पार्टी लीडर्स कभी कभी राइजिंग फेसेस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा यही गया है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकली साइडलाइन ही किया जाता है। 2024 के बाद से केजरीवाल की और राघव चड्ढा की जो दूरी थी वो साफ तौर पर दिखने लगी थी।
गिरफ्तारी पर उनकी पब्लिक साइलेंस, पार्टी के अंदर उनकी रोल रिडक्शन और 2026 में खुद उनका पार्टी से डिस्टेंसिंग का बयान ये साबित कर चुका था, ये दिखा चुका था कि उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। ये तो वही बात हुई जब लीडर कंट्रोल से बाहर लगे तो पार्टी सीट छोटी कर देती है। यही पॉलिटिक्स राघव चड्ढा के साथ हुई, जिसे कहते हैं साइलेंट ब्रेकअप। केजरीवाल और आपके साथ रिश्ता टूटने की फहरिस्त में अकेले राघव चड्ढा नहीं है, या उनके साथ 6 और नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिर्फ यही कुछ लोग नहीं है जिन्होंने केजरीवाल का दामन छोड़ा है। ये लिस्ट जो है लंबी है। जब से आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन, जब से आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई है, तब से ये लिस्ट शुरू हो चुकी है, तब से ये लिस्ट चालू है। राघव चड्ढा के रीजंस पर तो हम बात ही कर रहे हैं। हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, इन सब का भी राघव चड्ढा की तरह ही केजरीवाल का दामन छोड़ने का अपने एक अलग रीजंस हैं इन सब के भी। और इनसे पहले जो गए उनमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष जैसे शानदार स्पोक्स पर्सन, फिर कुमार विश्वास जैसे मास अपील पॉइंट पॉलिटिशियन से दूरी बनी, और अब राघव चड्ढा जैसे मॉडर्न पॉलिश्ड फेस का रोल भी रिड्यूस्ड होता दिखा। संदीप कुमार पाठक वो हैं जिन्होंने 2020 के दिल्ली इलेक्शन में पार्टी को मैसिव विक्ट्री दिलाई थी। उन्हीं की मास्टर स्ट्रेटेजी से पार्टी जीती थी। ये पैटर्न एक ही बात दिखाता है कि आप में जब तक लीडर कंट्रोल में रहे तब तक इम्पोर्टेंट थे। जैसे ही उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बढ़ती है, पार्टी के अंदर फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। राघव चड्ढा पॉलिटिक्स में सिस्टम के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन आज सवाल ये है, क्या सिस्टम ने उन्हें बदल दिया या वो खुद सिस्टम की तरह बनने की राह पर निकल गए हैं? पॉलिटिक्स में हीरो और विलेन परमानेंट नहीं होते, सिर्फ नैरेटिव्स परमानेंट होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, राघव चड्ढा विक्टिम है पॉलिटिकल टारगेटिंग के, या खुद अपनी कंट्रोवर्सीज के जिम्मेदार हैं, या राघव चड्ढा एक जेन्युइन रिफॉर्मर है, या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है? इनमें से क्या है राघव चड्ढा? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे डीप पॉलिटिकल स्टोरीज पसंद है तो एक हार्ट इमोजी ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के मुद्दे आप आसान भाषा में एकदम स्टोरी टेलिंग वाले फॉर्मेट में समझना चाहते हैं तो ग्लोबल चर्चा विद आरुषि को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है।